हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर विच इज़ नोन एज चार्ज ऑफ जीएसटी का नाम है कॉम्पोजिशन लीवाई। नाउ लेट्स स्टार्ट। कॉम्पोजिशन लीवाई क्या होता है? कॉम्पोजिशन लीवाई अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे, अब तो हम लोग सीख रहे थे नॉर्मल तरीके से किस तरीके से जीएसटी की स्कीम चलती है। अब कॉम्पोजिशन स्कीम को हम लोग प्यार से कहते हैं, सिर्फ प्यार से कहते हैं, समझने और याद करने के लिए, गरीबों की स्कीम। ठीक है। नाउ लिटिल इंटरप्रिटेशन मत करना, गरीब का मतलब मैं सच में गरीबों की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जस्ट टू अंडरस्टैंड हम बात करते हैं कि ये गरीबों की स्कीम है। अब हम लोग बिफोर एंटरिंग इनटू प्रोविजंस ऊपर से सीख लेते हैं कि किस प्रकार ये स्कीम चलने वाली है। देखो, नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, हम लोग एवरी मंथ GSTR 1 भरते हैं, GSTR 3 भी भरते हैं, साल में एक बार एनुअल रिटर्न भरते हैं। अब जैसे अगर क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन लिया हुआ है तो GSTR 1 क्वार्टरली भरेगा, बट 3 भी मंथली भरेगा, और साथ साथ में एक और फॉर्म है IMF नाम से जो R1 जैसा ही है वो भी भरेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, मोर और लेस महीने में 2 स्टेटमेंट्स फाइल होंगे, उसी हिसाब से साल में 12 महीने 24 स्टेटमेंट्स फाइल होंगे, और 24 स्टेटमेंट के साथ साथ में एनुअल रिटर्न्स भी फाइल होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे। अच्छा, यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। एवरी मंथ रिटर्न्स भरते वक्त आपको 2A 2B का कैलकुलेशन भी देखना पड़ता है, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है, आईटीसी लेजर को मिसमैच को हैंडल करना पड़ता है। देयर आर हेल लॉट ऑफ कंप्लायंस इश्यूज, जिसके लिए आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीए बनने वाले हैं, वो लोग अच्छी खासी चीज़ चार्ज करने वाले हैं, फीस चार्ज करने वाले हैं अपने क्लाइंट से। नाउ एक नॉर्मल बिजनेसमैन, जो मैंने रिटर्न्स कहे आपको, ये सब रिटर्न्स कंप्लायंसेस सीएस को अफोर्ड कर सकता है। बट मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे बिजनेसमैन की। छोटे का मतलब मेरा यहाँ पे है ये जो जस्ट एक स्टार्टअप है, छोटा मोटा बहुत बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा अभी तक टर्नओवर नहीं है, उनको वो लोग है ना बहुत कॉस्ट को बचाते हैं। कई बार आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कई लोग ऐसे प्रोप्राइटर्स होते हैं जो अपनी एक शॉप लेके रख रहे हैं और उस शॉप में झाड़ू पोछा भी खुद मारते हैं। ऐसी हालत में अगर उनके पास मेड रखने का अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो अगर उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ रहा है किसी भी मजबूरी से, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब जीएसटी नंबर के बिना आदमी परचेज नहीं कर सकता, कुछ चीज़ों ऐसी हैं बहुत सारी, दैट केस नंबर लेना पड़ जाता है। कई बार रेपुटेशन बिल्डअप करने के लिए या बैंक से लोन अच्छे से मिल सके उसके लिए भी जीएसटी नंबर लेना पड़ जाता है। या कई बार चलो उनके जो लिमिट्स हैं टर्नओवर के 20 लाख 40 लाख जो भी लिमिट्स हैं उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है तो भी नंबर लेना पड़ जाता है, बट शायद अफोर्डेबल नहीं है कंप्लायंस। इन शॉर्ट, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अगर मेन स्कीम सिंपल जो नॉर्मल टैक्स पेयर की स्कीम है अगर वो हजम नहीं हो रही है किसी एसएससी को या किसी सप्लायर को, तो वो चाहे तो ये एक ऑप्शनल स्कीम ले सकता है। गौर फरमाइएगा, मैंने एक वर्ड बोला, ये कंपल्सरी नहीं, ये क्या है, ऑप्शनल स्कीम है। डीलर चाहे तो इस स्कीम को ऑप्ट करे, चाहे तो इस स्कीम को ऑप्ट ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये ऑप्शनल है और गरीबों की है, तो इसका मतलब इसमें मेन क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो इसमें मेन फ़ायदा ये है कि जो इसमें रिटर्न्स फाइल होते हैं, रिटर्न सिर्फ साल में एक फाइल होता है, विच इज़ GSTR 4, साल में एक बार फाइल होता है। हर क्वार्टर में आप टैक्स पेमेंट करते हो, एक फॉर्म है जिसका नाम है CMP 08। ये सारी बातें आगे रिटर्न्स चैप्टर में आएंगी, मैं बहुत ग्लिम्स और समरी फॉर्म में बता रहा हूँ। तो आप क्वार्टरली एक स्टेटमेंट भरते हो जिसमें आप टैक्स पेमेंट करते हो और साल में एक रिटर्न भरते हो। तो देखा जाए तो मोटा मोटी साल में आप 5 स्टेटमेंट्स दे रहे हो बजाय पिछले वाले 25 के। समझ में आ रहा है क्यों मैंने कहा कि ये एक छोटी स्कीम है या एक सिंपल स्कीम है छोटे मोटे व्यापारियों के लिए। ठीक है। अब मैं जो बार बार कह रहा हूँ छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी का मतलब क्या, ये आपको आगे मिलेगा, बट फिलहाल समरी वे में समझ लो। छोटा व्यापारी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो उनका टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में, किसी भी स्टेट में, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके लिए टर्नओवर लिमिट कम है, यानी कि 75 लाख की है। ठीक है। ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये पहले सिर्फ गुड्स के लिए लाई गई थी, जो गुड्स में डील करते हैं,
लेटर ऑन डिपार्टमेंट को फील हुआ कि कुछ और लोग भी हैं जो भले ही गुड्स में डील नहीं करते, सर्विसेज में डील करते हैं, उनको भी ये स्कीम देनी चाहिए, तो उनके लिए भी ये स्कीम लाई गई है। तो आज हम लोग सेक्शन नंबर 10(1) और 10(2) दोनों ही स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो बातें इसके अंदर काम की निकल के आ सकती है, इसमें टैक्स रेट बहुत कम है। अनलाइक द नॉर्मल टैक्स पेयर की स्कीम है, वहाँ पे टैक्स रेट अच्छा खासा है, जहाँ पे हाईएस्ट टैक्स रेट 28% तक जाता है। बट कमिंग टू दिस, यहाँ पे जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 5% का है, और वो तो एक रेस्टोरेंट वाली कैटेगरी में है। बाकी सब कैटेगरी में यहाँ पे 1% के आसपास का ही टैक्स रेट निकल के आता है टोटल, यानी कि 0.5 CGST और 0.5 SGST। ध्यान देना यहाँ पे, मैंने कहा 0.5 CGST, 0.5 SGST, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि 1% IGST, क्योंकि कंपोजिशन मतलब कौन, छोटा आदमी, और छोटे आदमी को इंटर स्टेट सप्लाई करना अलाउ ही नहीं। तो जब वो इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकता तो वो CGST SGST में डील करेगा, तो IGST आएगा ही नहीं पिक्चर में, ठीक है। सो ये थे मोटा मोटी ऊपर समराइज बातें। अब हम लोग डिटेल में जाएंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों स्कीम्स क्या है। याद रहे, एक गुड्स के लिए स्कीम है और एक सर्विसेज के लिए स्कीम है। तो एज यूजुअल हम लोग ये प्रोविजंस बाद के लिए छोड़ देंगे, आपके होमवर्क के लिए। हम लोग जाएंगे एनालिटिकल पार्ट में, जहाँ पे समझाया जा रहा है डिटेल में इस स्कीम के बारे में। तो गौर फरमाइए, जैसे कि मैंने कहा ये स्कीम क्या है, वॉलंटरी है और ऑप्शनल स्कीम है। आपकी मर्जी है, चाहो तो लो, मतलब आप छोटे व्यापारी होने के साथ साथ भी चाहो तो जो नॉर्मल स्कीम है उसमें आप एनरोल करवा सकते हो। देखो यहाँ पे स्मॉल ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो, एसेंशियली द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 2A, वो जो मैं सर्विस वाले की बात कर रहा था, वहाँ पे क्या रेट है, वहाँ पे स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स जो है लाइक सलून, स्टाइलिस्ट, टेलर एक्सेट्रा, इनको भी ये स्कीम चाहिए था, तो इनको क्या बोला, आप 6% रेट पे स्कीम ले लो। बट ऑब्वियस सर्विसेज में रेट थोड़ी सी ज़्यादा है, बट नॉर्मल अगर आप सर्विस पे जाओगे तो वहाँ तो रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये 6% बहुत कम है। और गुड्स वाले में तो रेट 1% के अंदर ही सारी रेट से 1%, सिर्फ रेस्टोरेंट है जहाँ पे 5% है, ठीक है। ये आएगा, आप पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। सिंपल एनुअल रिटर्न एंड क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एनुअल रिटर्न मतलब यहाँ पे क्या जाता है, GSTR 4। पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्म जाता है, CMP 08, सब आगे आएगा G1 में। ये देखो, जैसे कि मैंने कहा, इजी कंप्लायंस एज नो एलिबरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। ज़्यादा मगजमारी करनी नहीं, ज़्यादा अकाउंट्स का काम भी मच करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। तो ये देखो, एज वी डिस्कस्ड कि कंपोजिशन स्कीम हमारे पास दो है, एक है गुड्स के लिए जो 10(1) और 10(2) में, और 10(2A) में वो किसके लिए है, सर्विसेज के लिए। ओके, नाउ टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम। ओके, बगा, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स की, ठीक है। हमेशा याद रहे, जब भी इस चैप्टर को पढ़ें, इस पॉइंट से ही पढ़ें कि गुड्स के लिए ये सब किफ़ायतें हैं या ये सब फ़ायदे हैं, और सर्विस के लिए ये सब फ़ायदे हैं छोटी स्कीम में। तो यहाँ देखो क्या बोला है, गुड्स में प्रोविजंस आपको कहते हैं कि ये जो कुछ स्टेट्स हैं, इनके लिए आप टर्नओवर क्या चेक करोगे, 75 लाख चेक करोगे, और ये उसके अलावा जितने भी क्या चेक करोगे, टर्नओवर 1.5 करोड़ का टर्नओवर चेक करोगे। ओके, अब यहाँ देखो और बात करते हैं इस बारे में। पहले देखते हैं स्टेट्स कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो अगर आपका ऑफिस, अगर आपका GST नंबर, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, या अगर आपका कोई भी ऑफिस जो रजिस्टर्ड नहीं हो भले अभी तक, वो इन स्टेट्स में आता है, तो आपके लिए टर्नओवर लिमिट हो जाएगी 75 लाख। इन शॉर्ट, अगर 75 लाख से ऊपर टर्नओवर क्रॉस हो गया तो आपको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई स्टेट, एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र तो नाम ऊपर आता नहीं है, तो अगर महाराष्ट्र में है तो टर्नओवर 1.5 करोड़ तक आप छोटी स्कीम में रह सकते हैं। टर्नओवर 1.5 करोड़ से 1 रुपया भी ऊपर आ गया तो आपको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, अब मैंने क्या किया है, मैंने ये नाम जो है ना, कई बार बच्चे सिर्फ रीड कर लेते हैं, इसको याद नहीं करते और एग्जाम में आईसीआईसी पे गेम खेल देता है। कोई भी स्टेट का नाम ले देगा जो इससे मिलता जुलता होगा और आपको एक क्वेश्चन दे देगा 4 मार्क का, बोलेगा चेक करो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत छोटा एरिया है, ये स्टेट्स के नाम को याद करेगा, लेकिन आईसीआई अब ये कर रहा है कि छोटे एरिया में से पूछ रहा है, आपको नाम याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ मैंने कुछ कोड बनाया। पहला, आपने अपने जीवन में कभी MTNL BSNL सुना होगा, है ना, तो वैसे MTNL नहीं है, अब L का M हो गया है, ठीक है, तो क्या हो गया, MTNM हो गया। और दूसरा क्या, अच्छा MTNM मतलब क्या, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, नहीं टी यहाँ पे नहीं आएगा, टी, अच्छा सॉरी टी है, मैंने उल्टा बोल दिया। M इज़ मणिपुर, T इज़ त्रिपुरा, N इज़ नागालैंड और M इज़ मिजोरम। तो ये नाम आपको इस तरह से याद करने हैं। बाकी 4 नेम कैसे याद करोगे, मेघा, अरुण, सिक्किम एंड उत्तराखंड गए। आई रिपीट, क्या बोला मैंने, मेघा, अरुण, सिक्किम एंड उत्तराखंड गए। अब देखो मेघा का गांव उत्तराखंड में ही है, तो मेघा उत्तराखंड जा रही है। अब क्या है, अरुण उसका दोस्त है और अरुण सिक्किम साइड का है, तो वो साथ में सिक्किम जा रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सिक्किम और उत्तराखंड जा रहे हैं। तो ये देखो आ गया, मेघा मीन्स मेघालय, अरुण मीन्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम मतलब सिक्किम होता है, उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड होता है। तो ये इस तरह से आप लोग स्टेट के नाम याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है जहाँ पे आईसीआई घुमाता है, बच्चे घूम जाते हैं, ध्यान से देखना। ये जो स्पेशल स्टेट्स हैं, सपोज करो मैं बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश की, आपका एक ऑफिस यहाँ पे है, और सपोज करो महाराष्ट्र में आपका एक ऑफिस है, एक ऑफिस महाराष्ट्र में। अब देखो महाराष्ट्र के लिए टर्नओवर लिमिट क्या है, 1.5 करोड़, लेकिन इनके लिए क्या है, 75 लाख। अब मैंने क्या बोला, हम लोग देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, ये 75 लाख क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर, और ये भी क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर। तो सर ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल समझ लो एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स आपके एक ही पैन नंबर से जितने भी ऑफिस चलने वाली है, ऑल इंडिया ऑल पैन बेसिस पे आपके जितने ऑफिस हैं उन सब का टर्नओवर आप ऐड करते हो। सर कौन सा टर्नओवर, टैक्सेबल कि नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, सारे टर्नओवर ऐड करते हैं और फिर लिमिट देखते हैं। तो मेरा एक ऑफिस है 1.5 करोड़ वाली लिमिट में, एक ऑफिस है 75 लाख वाली लिमिट में, तो सर मेरे लिए जब मैं दोनों टर्नओवर ऐड करके चेक करूंगा तो मेरे लिए लिमिट कौन सी एप्लीकेबल होगी, बॉस 75 लाख, क्योंकि अगर आपका एक भी ऑफिस इन स्पेशल जोन में आ जाता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आ जाता है, तो फिर आपके लिए लिमिट 75 लाख ही बन जाएगी पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे, ठीक है, ओके। अब ये कुछ एग्जांपल्स दिए, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये अपन ने किसके लिए बात किया, गुड्स के लिए। सर्विस वाली स्कीम के लिए क्या बोलते हैं, सर्विस वाली स्कीम के लिए ये बोलता है 2A, टर्नओवर लिमिट 50 लाख का है यहाँ पे इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिसमें वो एलिजिबल होता है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो गुड्स के लिए 2 लिमिट हो गई, 75 और 1.5 करोड़, और सर्विस के लिए एक ही लिमिट है विच इज़ 50 लाख। 50 लाख क्रॉस कर दिया तो अब आप सर्विसेज में हैं अगर, तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते, आपको स्कीम से बाहर निकलना होगा, ठीक है। अच्छा, नाउ ॲग्रिगेट टर्नओवर म्हणजे काय, एग्रीगेट टर्नओवर जो आप कैलकुलेट करते हैं, इसी के ऊपर पूरा गेम है इस कंपोजिशन के अंदर। इसके अंदर आप जैसे कि मैंने कहा ऑल इंडिया बेसिस पे आप टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों, इंटर स्टेट सप्लाई, ये सब कुछ ऐड कर दोगे। लेकिन क्या ऐड नहीं करोगे, कोई भी इनवर्ड सप्लाई, मतलब क्या बात कर रहा हूँ मैं, परचेज की बात कर रहा हूँ, जिसमें टैक्स पेएबल है बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आरसीएम में हम लोग टैक्स भरते हैं हम लोग, लेकिन वो क्या है, मेरे परचेज पे मैं टैक्स भर रहा हूँ, तो परचेज कैन नेवर बी काउंटेड इन टर्नओवर, ठीक है, इन माय सेल्स, तो फिर ये ऐड नहीं होगा। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हो सकती है जहाँ पे मैं ही सप्लायर हूँ और मेरी आउटवर्ड सप्लाईज है और मैं किसी को बेच रहा हूँ और रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स भरना है, मुझे नहीं भरना, लेकिन सेल मेरी सेल है ना, तो वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा। याद रहे,
एक्सक्लूड सिर्फ क्या हो रहा है, जो आपका इनवर्ड है, जो आपका परचेज है जिस पे आरसीएम में आप टैक्स भर रहे हो, वो ऐड नहीं होगा। इन शॉर्ट सिंपल सी कहानी है, परचेज कभी टर्नओवर में ऐड नहीं होता है, चाहे वो कोई भी परचेज हो, ठीक है। अच्छा, और क्या ऐड नहीं होगा, कोई भी टैक्सेस हैं जो जीएसटी लॉ के हैं वो कभी भी ऐड नहीं होंगे, कोई सेस है, कोई टैक्स है, ये सब ऐड नहीं होगा एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। अभी तो यहाँ पे डिटेल बता दिया आपको, वही चीज़ समरी में बता दी है। ये बात देखो, हाथ वाला पॉइंट, वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1st April of financial year up to the date when he becomes liable for registration। यहाँ देखो, these also include, क्या इंक्लूड होगा इसमें, वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बनाते हैं टाइमलाइन। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2011 31 मार्च 2012, सपोज करो ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर सपोज करो कि मैं अगले साल चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं अभी भी लिमिट के अंदर फॉल करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिमिट चेक करूँगा। लेकिन हो सकता है ना कि मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही किया हो 1 जुलाई को, तो अब एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ तो ऐड करूँगा, लेकिन नंबर लेने के बाद ये पीरियड का ऐड करूँगा या नंबर लेने के पहले वाले पीरियड का भी ऐड करूँगा, ये क्वेश्चन है। मान के चलो कि मेरा नंबर लेने के पहले के पीरियड में मेरा टर्नओवर था 50 लाख का, मैं 1.5 करोड़ वाली सिटी में ही फॉल करता हूँ, 50 लाख का टर्नओवर था, और अब मेरा जो टर्नओवर हुआ है जुलाई से लेकर मार्च में, ये मेरा टर्नओवर हो गया है 1.2 करोड़ का। Am I eligible for composition scheme in the next year? The answer is no, क्योंकि मुझे पूरे साल का टर्नओवर देखना है। रजिस्ट्रेशन लिया उसके पहले के डेट तक का, अच्छा जो पहले के डेट का मैंने टर्नओवर कंसिडर किया उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं भरना है मेरे को, हाँ? ऐसा नहीं कि उस पर कोई अलग, लेकिन ऐड तो करना होगा बिकॉज वो टर्नओवर का पार्ट तो है। अब देखो दोबारा यहाँ पे क्या लिखा था, ध्यान से, दीज ऑल्सो इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि यहाँ से ऑफ अ फाइनेंशियल अप टू द डेट व्हेन ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये वाला टर्नओवर भी लेंगे, ठीक है। आगे पढ़ो। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सप्लाईज आर रिलेवेंट ओनली व्हाइल डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। These values are not relevant for determining the aggregate turnover of the current financial year, in which the composition supplier has opted for composition levy, as he is not permitted to make interstate supplies and exports in the said financial year। सिंपल सी कहानी है। ये देखो, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 18-19, नेक्स्ट मेरा फाइनेंशियल ईयर है 19-20। अब मैं इस साल एलिजिबल हूँ या नहीं, तो मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या देखता हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन वो मैं देखता हूँ तो मैं पूरे ऑल इंडिया बेसिस का देखता हूँ और उसके हिसाब से काम करता हूँ कि एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। लेकिन एक बार मैंने अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली है तब तो मुझे इंटरस्टेट सप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं है। इन शॉर्ट, मैं जिस स्टेट में मेरा ऑफिस खोल के रखा हूँ वो नंबर मैंने लेके रखे, वो ब्रांच मेरी कंपोजिशन स्कीम में रहेगी, और मैं मेरी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये कौन है, छोटे लोग हैं। अगर ये खुद को छोटे लोग कहना चाहते तो प्रूफ कैसे करेगा दूसरे स्टेट में माल भेजने का, नहीं, ठीक है। ओके, अब जैसे अपन रेट्स की बात कर रहे थे, ये देखो पहले हम लोग गुड्स की बात करते हैं। इन केस ऑफ गुड्स, अच्छा ये देखो, ये ध्यान से, इस पे भी आईसीआई गेम खेल देती है कितनी बार। पहली बात कर रहे हैं हम मैन्युफैक्चरर्स की। सारे मैन्युफैक्चरर्स जो भी है ना, उनको क्या रेट बोल दिया पता है, 0.5% CGST, 0.5% SGST, ये इनकी रेट्स है।
सारे मैन्युफैक्चरर्स को ये स्कीम मिल सकती है कंपोजिशन स्कीम, बट किसको नहीं मिल सकती है? अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स, अदर देन नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड क्या है? 4 चीज़ें हैं जो आप लोग खाते हो ना, ठूसते हो, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड एरेटेड वाटर्स। ये 4 चीज़ का मैन्युफैक्चर हुआ तो भैया तेरे को ये स्कीम नहीं देंगे। इसके अलावा तो कुछ भी बना, जूता बना, चप्पल बना, दारू बना, हालांकि दारू तो वैसे भी जीएसटी में आता है तो एग्जाम्पल बेकार हो गया अपने ने। इन शॉर्ट कुछ भी बना स्कीम दे देंगे तेरे को, लेकिन ये 4 चीज़ बना है। क्या चीज़ बना है? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एड वाटर्स, हम आपको स्कीम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रेस्टोरेंट वाले। ये देखो ये गुड्स के अंदर ही कवर्ड है। कई बार लोग होते हैं कंफ्यूज कि जैसे ये गुड्स वाले में सर्विस कहाँ से आ गया। तो कैसा है ना, पहले डिपार्टमेंट ने सर्विस वालों के लिए कोई कंपोजिशन स्कीम दिया ही नहीं था, लेकिन उसी टाइम रेस्टोरेंट वाले बहुत हल्ला कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। और उस टाइम उनकी रेट बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी खासी हाई रेट थी उनकी जीएसटी का, तो हल्ला कर रहे थे नहीं नहीं पर बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, ये वो सब करके। तो डिपार्टमेंट ने गुड्स वाले के अंदर ही अमेंडमेंट डाल के रेस्टोरेंट को भी ऐड कर दिया और ये बोल दिया कि गुड्स या फिर रेस्टोरेंट सर्विस के लिए कंपोजिशन स्कीम मिलेगा और किसी भी सर्विस के लिए नहीं मिलेगा। अब बाद में इनको एहसास हुआ कि नहीं, बहुत सारे टेलर हैं, बहुत सारे और लोग हैं जिनको भी सर्विस देनी पड़ेगी, तो उन्होंने नया सेक्शन निकाल दिया, लेकिन ये सर्विस को यहीं पे छोड़ दिया। तो ये जो गुड्स के अंदर ही रेस्टोरेंट सर्विसेज है, कंफ्यूज मत होना, ये सर्विस का पार्ट नहीं है, गुड्स वाला ही है और रेस्टोरेंट सर्विस को गुड्स वाले के अंदर ही लिया गया है। तो अगर रेस्टोरेंट वाला है तो क्या होगा, इनके लिए रेट दिया है 2.5%, 2.5%। इसके अलावा और कोई भी सप्लायर है, कुछ भी सप्लाई करता हो जो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, जैसे एग्जांपल ट्रेडर, तो उनके लिए क्या रेट है? उनके लिए भी रेट है 0.5%, 0.5%। लेकिन एक मज़े की बात देखो, आईसीआई ने आपके जुलाई 21 पे इसके ऊपर टेस्ट कर लिया था 5 मार्क के लिए, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ध्यान से देखो ये क्या पूछ लिया आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई ने कुछ टर्नओवर्स दे दिए, ठीक है, कुछ टर्नओवर्स दे दिए जिसमें एक था, जैसे चलो मैं तुम्हारे लिए अब लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो थोड़ी मेहनत और कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एग्जांपल, यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से आया था। उन्होंने क्या किया, कोई एक पर्सन का नाम ले लिया, एग्जांपल कंपनी लिया एबीसी लिमिटेड या एबीसी। यहाँ पे क्या बोल दिया कि इस बंदे की एग्जेम्प्ट सप्लाई है 10 लाख, इस बंदे की टैक्सेबल सप्लाईज है सपोज करो 30 लाख। बस ये एक दे दिया, नीचे लिख दिया कैलकुलेट टैक्स इफ ABC इज, पहला ऑप्शन दे दिया मैन्युफैक्चरर और दूसरा दे दिया बोलता है ट्रेडर, बोलता है निकालो। अब कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इतना डीप पे यहाँ पे स्टडी नहीं किया था, बोला ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि मैन्युफैक्चरर्स पे भी क्या रेट है 0.5 और ट्रेडर्स के लिए भी क्या है 0.5। लोगों ने 0.5 लगा दिया। वो लोग आईसीआई का इंटेंशन नहीं समझ पाए कि अगर आईसीआई को सेम आंसर पूछना होता तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों अलग अलग क्यों पूछता, ऊपर लिख देता एबीसी कंपोजिशन डीलर, निकालो टैक्स रेट। ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या कैच है। ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, मैन्युफैक्चरर इसको ना इसके टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट टर्नओवर दोनों टर्नओवर पे मिला के उसके बाद 0.5% पूरे पे टैक्स भरना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो ना, ट्रेडर, तो ट्रेडर के केस में ना ओनली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स पे ही टैक्स भरना पड़ता है 0.5। तो यानी क्या था इस क्वेश्चन में कि जब मैन्युफैक्चरर एज्यूम करते हो तो पूरे के पूरे 40 लाख पे टैक्स भरना है, आधा %,
और जब आप ट्रेडर एज्यूम करते हो तो सिर्फ 30 लाख पे भरना है आधा आधा %। पब्लिक खेल गई। मैंने जितने लोगों से बात किया किसी ने इसका आंसर राइट नहीं किया। अब इतना, अब ये मैं इतना क्यों बताया मैंने यहाँ पे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ डीप यू नीड टू लर्न। इनफैक्ट वी गोना डू अ सेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जुलाई 21 के अटैम्प्ट में ऐसा क्या दिक्कत था कि हर बच्चा बोल रहा है, हर प्रोफेसर्स बोल रहे हैं, और हर लोग जो कनेक्टेड नहीं है सीए की फील्ड से वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये इस बार आईसीआई खेल गया, आईसीआई ने पेपर बहुत हार्ड बनाया, पेपर बहुत गंदा बनाया, दिस वॉज द टफेस्ट अटेम्प्ट ऑफ आईसीआई एंड ऑल दोज थिंग्स। ये सब क्यों, इसके बारे में इसको डिकोड करेंगे किसी एक सेशन में बहुत ही जल्द। ओके, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स में नोट दैट एग्रीगेट टर्नओवर प्रेसिंग फाइनेंशियल लेवल फॉर, ठीक है, कुछ इसका काम का नहीं। नेक्स्ट क्या है, ये जो मैंने बताया था कि सर्विस वाले केस में क्या है, टर्नओवर का टैक्स रेट 3% इफेक्टिव हो गया बोला 6, 3 CGST 3 SGST। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है बिकॉज या तो गलत इंटरप्रेट मैंने किया या कुछ गलत लिखा गया है। एक सेकेंड, supplies removed only while determining the aggregate turnover of the preceding financial year. These values are not relevant for determining the aggregate turnover of the current financial year. जबकि यहाँ पे अवेलेबल है पर्पज ऑफ रिमेइंग द एक्सप्लेनेबल। हाँ ठीक है, सॉरी, मैं ही थोड़ा सा जो अपने पढ़ा राइट पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेक्शन एक्सप्लेनेशन 2 वापस से सिर्फ रीक्लैरिफाई कर रहा है, जो अपने ऊपर सीखा ना ये वाला, उसको रीक्लैरिफाई कर रहा है। ये नोट को रीक्लैरिफाई क्या बोल रहा है वो, कि जो ये पहले का आप टर्नओवर देख रहे हैं, ये जो आप पहले का टर्नओवर देख रहे हैं, बिफोर अ डेट का टर्नओवर जो देख रहे हैं, ये वाला, ये सिर्फ चेक करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए, लेकिन इस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं भरना है, तो उसको एक्सक्लूड करना है। वो नीचे वापस एक्सप्लेन करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जो आप टैक्स भरेंगे उसमें आप ये तो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल ईयर रजिस्ट्रेशन के पहले का पार्ट है वो तो ऐड नहीं करेंगे। और क्या ऐड नहीं करेंगे, exempt supplies of services provided by way of extending deposits, loans or advances so in far as a consideration is represented by the way of interest or discount, इसको भी ऐड नहीं करेंगे। ये क्या है देखो, ये है, बात कर रहे हैं इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, प्यार से मतलब प्यार से क्या होता है, लाड, इंटरेस्ट ऑन लाड। लाड मतलब क्या है यहाँ पे, लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। तो इस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको भी ऐड नहीं करेंगे टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, ठीक है। वो इंटरेस्ट को टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक में, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, बीइंग अ बिजनेसमैन, आपने वो पैसा बैंक में एफडी कर दिया, अब वो एफडी पे इंटरेस्ट आया, तब आपका सरकार क्या बोल देगी कि आपने रिसोर्सेज सप्लाई किए बैंक को, आप सप्लायर, बैंक से क्या आ रहा है, इंटरेस्ट, बोलेगे इंटरेस्ट भी सप्लाई का पार्ट बन गया, एक काम करो, इस इंटरेस्ट पे आप क्या करो, आपकी अर्निंग है, उस पर जीएसटी भरो। तो ये डिपार्टमेंट सिर्फ क्या बोला, क्लैरिफाई किया, भाई उस इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब वो टैक्सेबल सप्लाई में ऐड नहीं होगा। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन सिखाया जिस पे एग्जाम में सम पूछा था, वो यहाँ पे लिखा गया है, वापस से आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये देखो, हम कब से सीख रहे हैं, छोटे व्यापारी,
तो कोई ये तो बता दिया टर्नओवर क्या है क्या वो क्या है, ये तो कोई बताया कि कौन किसके लिए स्कीम बिल्कुल नहीं है। तो एक तो पहले याद रहे किसके लिए नहीं है, वो जो स्पेशल 4 गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके लिए तो नहीं है बिल्कुल भी। क्या था वो 4 चीज़? पान मसाला, मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला, टोबैको और आइसक्रीम और एरेटेड वाटर्स। ये 4 चीज़ में अगर डील करते हैं तो आपके लिए स्कीम नहीं है भैया, दूर रहो। आगे चलते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। चलो भले गुड्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, सप्लायर एंगेज है किसी ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स में विच आर नॉट लिवाइबल टू टैक्स। आप कुछ ऐसी सप्लाई दे रहे हो जो टैक्स के अंदर ही नहीं आती, जिसमें आपको टैक्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे आप करोगे भी क्या स्कीम का? स्कीम लेके करोगे क्या जब टैक्स भरना ही नहीं आता है तुमको, तुम टैक्सेबल सप्लाई नहीं देते हो, तुम क्या करोगे? जैसे एग्जांपल, आप हमारे गांव के फार्मर लोग को देख लो, जाके किसी फार्मर से पूछना जीएसटी नंबर लिया है क्या, एक भी हमारे बताना कोई हानि। अरे क्यों लेगा वो? अरे क्यों लेगा? क्योंकि फार्मर जो आपको सप्लाई दे रहा है ना गुड्स का, वो एग्जेम्प्ट है वैसे भी, है ना, कोई जीएसटी उस पर आता नहीं है। कोई फार्म वाला, फार्म मतलब डेयरी फार्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो गाय भैंस पालता है, उसका कितना भी बड़ा तबेला हो, जाके ना उसको पूछना है तेरे पास जीएसटी नंबर है क्या, बोलेगा पागल है क्या, का बोल रहे हो भाई, कोई तो नहीं, किसी के पास नहीं। याद रखना, मैं उस फार्म वाले एग्रीकल्चरिस्ट की या जो गाय भैंस पाल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा जो ब्रांडिंग करके उसको बेच रहा है, वो सब कवर्ड है जीएसटी के दायरे में, सब घुस जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक साधारण किसान की जो किसी ब्रांडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब आप मैदा बेचते हो, नॉर्मल मैदा बेचते हो तो ठीक है, आप जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाओगे, लेकिन आप उसी मैदे का मैगी बना के बेचोगे तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। वो सारी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो नहीं आता है, यानी कि जो एग्जेम्प्ट सप्लाई ही देता है या जो टैक्सेबल सप्लाई में आता ही नहीं है, उसको तो फिर ज़रूरत भी नहीं है। सर आपने ऊपर तो बोला एग्रीगेट टर्नओवर में सब ऐड करेंगे, वो सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। ये एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से। मेरी ना 3 ऑफिस है, ऑफिस नंबर ए, ऑफिस नंबर बी, ऑफिस नंबर सी, ठीक है। मेरा ए में टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर है 30 लाख। अच्छा, ये मेरे सभी स्टेट्स जो है ना, ये 1.5 करोड़ की लिमिट के कैटेगरी में आते हैं। तो मेरा ए में टर्नओवर है 30 लाख, बी में टर्नओवर है सपोज करो 80 लाख टैक्सेबल सप्लाई का, और जो सी में है ना उसमें मेरा टर्नओवर है एग्जेम्प्ट सप्लाई का, और एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर है सपोज करो 20 लाख, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो मुझे टर्नओवर तो पूरे कंट्री का चेक करना है मेरे सेम पैन नंबर पे, तो 30 और 80 कितना हो गया, 110 और 20 30, यानी कि 130 हुआ टोटल, 1.3 करोड़। Am I eligible for composition scheme? The answer is yes. Coming to registration and come to tax payment. Suppose अब तो रजिस्ट्रेशन अगर मैं नहीं किया है, अभी तक चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, मुझे मेरा जो ए, सपोज करो अभी ए वाला ऑफिस है ना, ये महाराष्ट्र में है, ये गुजरात में है और ये राजस्थान में है। अब ये ए और बी को तो रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करना पड़ेगा, लेकिन ये जो सी वाला है ना, जो सिर्फ एग्जेम्प्ट कर रहा है, इसको लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ये वैसे भी क्या तेरा एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रहा है, तो ये बाहर रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये 1 रुपये का भी माल बेचता है टैक्सेबल का, तो नंबर लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सप्लायर एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। भाई मेरी ऑफिस महाराष्ट्र में है और मैं गुड्स सप्लाई करना चाहता हूँ गुजरात में भी, अरे करना है कर, देन डोंट कॉल योर सेल्फ छोटा आदमी, नॉर्मल स्कीम ले ले, ये स्कीम तेरे को हम लोग नहीं देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से बात क्या हो रही है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, ओके। अच्छा ये ध्यान देना, पूरे एक्ट में किधर भी रिस्ट्रिक्शन इंटर स्टेट इनवर्ड परचेजेस पे नहीं है,
अगर आपके ऑफिस मुंबई में है तो आप चाहो गुजरात से माल मंगाओ, राजस्थान से, जहां से माल मंगाना मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माल बेचना सिर्फ महाराष्ट्र में, कहीं और माल बेच दिया ना, निकल स्कीम से बाहर, आजा रेगुलर स्कीम में। ओके। पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स through electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। भाई आप ECO के थ्रू अपना सामान सप्लाई कर रहे हो, और वो भी एक ऐसा ECO जिसपे TCS एप्लीकेबल है। ये TCS वगैरह सब बाद में आएगा, फिलहाल समझ लो इतना ही कि आप सिंपल समझो ना, आप E-कॉमर्स ऑपरेटर जो TCS एप्लीकेबल है उसके थ्रू सप्लाई कर रहे हो, छोटे आदमी हो आप, आ जाओ रेगुलर स्कीम में। चलो, ये अपन सीख चुके हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम है, तो भैया दूर रहे ना, हमसे ना हो पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई हु इज ईदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मतलब यहाँ पे CTP को भी ले लिया है और NRTP को भी ले लिया है। आई होप आपको याद हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, कौन होता है, कौन होता है, ये सब बताया मैंने, बताओ बताओ। NRTP कौन होता है, जोर से बोलो, सुनना चाहिए सब लोगों को। क्या होता है, बाहर का ठीक है, वो लिख रहा हूँ रेसिडेंट, क्या मतलब क्या है, सब पढ़ा है मैंने गजनी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल के बाहर गोला वोला खाते थे, वो भी कौन था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कोई ठिकाना ही नहीं है, आज गोला बेच रहा है और ठंडी का मौसम आया, अगर ठंडी का बारिश का मौसम आया तो भुट्टे बेच रहा है, ठंडी के मौसम में पोहा हुआ सब ये सब चना वना बेच रहा है। कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, टर्नओवर अच्छा खासा है, काम कर रहा है। वो कौन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। NRTP कौन है, NRTP वो है जो बाहर का है, नेपाल का आदमी है, उसको मन हो रहा है कि ठंडी में यहाँ के शॉल बेचने का है तो बेचेगा ना, NRTP। बताया ये सब मैंने। अरे ये सब लोग जो जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP बाहर का है, इनको देंगे क्या हम लोग ये सब स्कीम, ये अपने देशवासियों के लिए है, अपने अच्छे देशवासियों के लिए, उनको नहीं देंगे ये स्कीम। नेक्स्ट है सप्लायर ऑफ सर्विसेज एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10(1) रेफर डिस्कशन बिलो डायग्राम। ठीक है, हम डायग्राम रेफर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर्विसेज को भी नहीं देंगे सिवाय रेस्टोरेंट के गुड्स के अंदर, इतना ही था। फिर आगे आया और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सर्विसेज वाला, बट इसमें ये बोल दिया कि किस किस को हम लोग सर्विस वाला भी नहीं देंगे। पहला, सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लिवेबल टू टैक्स। अरे सिंपल एग्जाम्पल, तो क्या जरूरत है करने की, एग्जाम्पल को सीधे से माफ कर दिया। नेक्स्ट, सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। भाई आप बाहर कुछ बेच रहे हो ना, नहीं चले। एक मजे की बात देखो यहाँ पे भी कभी ICI खेल सकता है। गुड्स वाले में क्या बोला कि आप बाहर गुड्स नहीं दे सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन सर्विस पे दिया है क्या, नहीं दिया है। लेकिन एक बात सोच के बताओ, वो सर्विसेज दे भी रहा है क्या, नहीं दे रहा, सिर्फ किस में इन्वॉल्व है, गुड्स में इन्वॉल्व है। अब नीचे एक बात आने वाली है जहाँ पे थोड़ा बहुत सर्विस भी दे सकता है वो, तो अगर वो सर्विस को चाहे तो वो इंटरस्टेट सर्विस दे पाएगा, गुड्स वाले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो सर्विस वाले कैटेगरी में आ रहा है तो वो इंटरस्टेट गुड्स या सर्विस कुछ भी नहीं दे सकता। धीरे धीरे समझ जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट सेम रिपीटेशन है जो यहाँ था, सेम चीज़ यहाँ लिखी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जैसे ये मैन्युफैक्चरर को स्कीम नहीं दिया था ना, तो कोई उसके कनेक्टेड सर्विस भी दे रहा है ना, उनको भी ये स्कीम नहीं देंगे। नेक्स्ट सेम है वही, कैजुअल, उनको तो क्यों देंगे, हट नहीं देंगे, भागो यहाँ से। ये जो मैंने कहा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपोजिट सप्लायर को सर्विस रिसीव करने के लिए, बस सप्लाई नहीं कर सकता। ये आया देखो मार्जिनल स्कीम, मस्त एकदम। अ पर्सन एंगेज्ड इन मार्जिनल सप्लाई, ये वर्ड ध्यान देना, ये वाला वर्ड जो है ना आपको अधिकतम किसी भी ऑथर की बुक में शायद ही मिलेगा, ये वर्ड कहीं लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा। अ पर्सन एंगेज इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट की बात वैसे भी नॉर्मल अलग हो जाती है। ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स,
ठीक है, सेकेंड प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करते हैं। सर बात आती है, सर ये वर्ड मार्जिनल सप्लाई क्यों दिया है? मार्जिनल सप्लाई का मतलब क्या होता है? यस एनीवन? देखो यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ गुड्स की। हाँ, क्या बोल रहा है? एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवाई फॉर गुड्स, मतलब मैं गुड्स वालों की बात कर रहा हूँ। सर्विस वालों की बात तो हम सेपरेटली कर ही चुके हैं। गुड्स वालों को क्या बोला गया है साफ साफ कि भैया तुम सर्विस नहीं दोगे, रेस्टोरेंट सर्विस देना है दो, हम गुड्स ही मानते हैं रेस्टोरेंट सर्विस को, लेकिन तुम कोई और सर्विस नहीं दोगे। तो यहाँ पर दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई? मजे की बात देखो, सपोज करो मैं कोई गुड्स का ही सप्लायर हूँ, मैं गुड्स सप्लाई करता हूँ, मेरा टर्नओवर इस लिमिट के अंदर ही फॉल करता है और मैंने कंपोजिशन स्कीम लेके रखी है। अब ध्यान से देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास और दुनिया भर का पैसा भी तो बचता ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा रखवा दिया। मुझे उसमें ना साल के अंत में मुझे ना 5 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। अब सरकार क्या बोली, हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी लेते हैं। तो ये जो तू सप्लाई किया, भले वो बिकॉज मनी था, मनी का पार्ट था, तो एक्सचेंज था, तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में था। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई में था, लेकिन तू सर्विस दिया ना। हमने कहा था सिर्फ गुड बेचेगा, सर्विस कैसे आए थे बीच में? जाते को स्कीम नहीं देंगे। अगर ऐसा रखा तब तो कोई स्कीम ले ही नहीं पाएगा ना। समझ रहे हो बात को? तो एक तो वो आ गया इंटरेस्ट ऑन लार्ड। तो जो इंटरेस्ट ऑन लार्ड है ना, वो कितना भी हो, हम लोग टर्नओवर में तुमको दिक्कत नहीं देंगे, बिकॉज उसकी वजह से हम नहीं चाहते कि आप स्कीम से बाहर निकल जाए। और क्या है मार्जिनल सप्लाई? देखो, अगर मैं 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, तो कई बार ना वो बिजनेस करने के लिए मुझे 10-20 लाख की सर्विस भी देनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एसी बेचता हूँ, मैं एसी बनाता हूँ और एसी बेचता हूँ। इंस्टॉल किससे कराऊँ? कस्टमर को बोलो खुद इंस्टॉल कर, या उसको तू बना के यूट्यूब पे वीडियो, एक काम कर, ऐसा खोल, ऐसा होल कर और ऐसे इंस्टॉल कर, ऐसे बोलूँ क्या उसको? नहीं ना। अब सोच के देखो, मैं एसी बेचता हूँ 50,000 का, 30,000 का, 40,000 का, उसके सामने 1,000 रुपये की सर्विस भी देनी पड़ती है। अब डिपार्टमेंट तो बोल देगा हम तेरे को कंपोजिशन स्कीम नहीं देंगे, सर्विस क्यों दिया, सर्विस दिया क्यों? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एसी ऐसी दूँ क्या, हाथ में जा लेके जा इंस्टॉल कर ले खुद से? नहीं हो सकता ना, एसी बिकेगा ही नहीं मेरा। डिपार्टमेंट को ये दर्द समझ में आया और डिपार्टमेंट क्या बोला, जो गुड्स वाला स्कीम लेके रखा है ना, वो चाहे तो थोड़ा बहुत सर्विस दे सकता है, तो हम तुमको इन एलिजिबल नहीं करेंगे स्कीम से, लेकिन ज़्यादा सर्विस दिया ना तो नहीं चलेगा। मार्जिनल मतलब एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि गुड्स के सामने थोड़ा सा ही सर्विस है, वो गुड्स बेचने का सर्विस है, ऐसा ना हो कि वो सर्विस बेचने का गुड्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीचिंग दे रहा हूँ तो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। अब इस टीचिंग के अंदर मुझे नोट्स भी देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मेजॉरिटी कंटेंट तो क्या टीचिंग है। अगर मैं तुमसे 20,000 फीस ले रहा हूँ तो 1,000 रुपये के नोट्स होंगे, 19 का तो सर्विस है। तो आई कैन नॉट आस्क कि मैं तो गुड्स ही दे रहा हूँ, मान जाओ सर्विस मत लो, ऐसा नहीं बाबा। ठीक है, मतलब एक्चुअल में गुड्स दिखना चाहिए जेन्युइन में। तो ये समझ में आया मार्जिनल सप्लाई का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत सर्विस भी सप्लाई चल सकता है। तो यहाँ देखो थोड़ा बहुत मतलब कितना, 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या 5 लाख, विच एवर इज हायर। इतना तक का सर्विस दिया ना चल से। जैसे मैं अपने एसी की बात कर रहा था, क्या था, 1 करोड़ का एसी बेच रहा था साल में मैं, क्या होता है उसका 10%, 10 लाख, 10 लाख या 5 लाख, हायर कितना हुआ, 10 लाख। तो अगर मैं 1 करोड़ के एसी बेचने में 10 लाख तक का इंस्टॉलेशन भी करवा रहा हूँ ना, तो भले ही वो सर्विस है, लेकिन इट विल नॉट मेक मी इन एलिजिबल। अच्छा ध्यान रहे, ये सब काउंट होगा टर्नओवर के अंदर, लेकिन ये मेरे को इन एलिजिबल नहीं करेगा सर्विस के लिए, गुड्स के लिए। ठीक है, ओके। और मेरे को लग रहा है इस पॉइंट पे भी आने वाले टाइम में आईसीआई इस पॉइंट पे क्वेश्चन उठा सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले और जो पॉइंट था वो आईसीआई ने उठाया, इतना अंदर घुसा के उठाया, ये उठा सकता है। तो अब आपको इन डेप्थ स्टडीज होनी चाहिए। ये देखो, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये इन्होंने खुद भी साफ साफ वापस लिख दिया है, इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग टर्नओवर।
ऊपर जो सर्विसेज था वो तो टर्नओवर में ऐड होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लार्ड जो है, इंटरेस्ट ऑन लार्ड बाबा ये टर्नओवर में कभी ऐड मत करना, क्योंकि ये नहीं है यार, ये सप्लाई अप्लाई हम लोग नहीं मानते, इसको मत ऐड करना। अब आगे एक चैप्टर और आएगा रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लार्ड को भी टर्नओवर में ऐड करेंगे, वो वहाँ पे सीखेंगे। यहाँ का याद रहे इंटरेस्ट ऑन लार्ड टर्नओवर से बाहर, इसको लार्ड से बाहर कर देने का, ठीक है, ओके। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लीवाई। अब जो अपन ने ऊपर सीखा ये वापस यहाँ पे लिखा है, पान मसाला नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, तो अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा ये एक चीज देखो, ध्यान रहे, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक नॉर्मल टैक्स पेयर क्या करता है, सपोज आपको 100 रुपये का गुड्स या सर्विस जो भी दे रहा है, और सपोज 18% टैक्स है, तो वो 9 रुपया टैक्स लगा के 118 का आपको बिल देता है। ऊपर क्या लिखता है, टैक्स इनवॉइस, ये ऊपर लिख के ऐसा बनाता है नॉर्मल बंदा। इसमें हो क्या रहा है कि वो आपसे यानी कि रेसिपिएंट से पैसा ले रहा है, सरकार को दे रहा है, बट कंपोजिशन वाला ऐसा नहीं कर सकता। सपोज करो उस पर रेट एप्लीकेबल है 1%, तो अगर वो 100 रुपये का सर्विस दे रहा है, 100 रुपये का गुड्स दे रहा है, सपोज गुड्स ही दे रहा है 100 रुपये का, तो वो 100 रुपये का ही बिल बनाएगा, और वो बिल पे ऊपर बिल नहीं होगा, वहाँ पे ऐसा लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई, ऐसा ऊपर लिखा होगा, और सिर्फ 100 रुपया लिखा होगा। अब इस पे जीएसटी कितना है 1% के हिसाब से 0.5 यानी कि इस पे जीएसटी आने वाला है 0.5 रुपीज़ सी और एस। ये कंपोजिशन डीलर अपनी पॉकेट से भरेगा, कस्टमर से मांग लिया ना, आउट, स्कीम से बाहर। अगर डिपार्टमेंट को मालूम पड़ता है कि 1 रुपया तुमने कस्टमर से मांग के लिया है, तो डिपार्टमेंट बोलेगा गेट लॉस्ट फ्रॉम द स्कीम। अब स्टूडेंट कह सकते हैं सर हो सकता है कि ये सामान 99 का था और हम 100 चार्ज कर रहे हैं, करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल पे ब्रेकअप नहीं चाहिए हम लोगों को जीएसटी का, समझ में आता है, ओके। अच्छा उसके अलावा क्या करना पड़ेगा इसको, देखो इसको ना जिंदगी में बहुत तकलीफ भी देते हैं और बहुत रियायत भी देते हैं। क्या बोला, ही शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट अ प्रोमिनेंट प्लेस, बिजनेस प्लेस। मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ, जो अपना दुकान का बोर्ड होता है ना, बोर्ड, ऑफिस का बोर्ड, वहाँ भी लिखना पड़ेगा, अपने बिल पे भी लिखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जो जो उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है या इम्पोर्टेंट साइन बोर्ड्स हैं, सब जगह लिखना पड़ेगा कि क्या हूँ मैं, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। इस देखो लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड आई एम नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। मतलब कस्टमर जो है उसको पता होना चाहिए कि ये भाई मुझे इस पे टैक्स इसको नहीं देना, ये खुद टैक्स भरेगा। अच्छा अब पब्लिक बोल सकता है कि सर ये इतना अच्छा स्कीम है, हम ये स्कीम कैसे ले सकते हैं। तो फंडा बहुत सिंपल है, अगर आपको ये स्कीम लेना है तो 2 ही तरीके से ये स्कीम को ले सकते हो। अब देखो मैं दोनों केस की बात करता हूँ। पहला केस ये याद रहे कि अगर आप एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के साथ में ही आपको टिक करना पड़ता है कि मुझे कंपोजिशन स्कीम में लेना है, तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हो, रेगुलर नॉर्मल स्कीम में हो, और आपको अब कंपोजिशन में ट्रांसफर करना है बिकॉज आप एलिजिबल हो और आपको सिंपल स्कीम चाहिए। तो क्या जब मन चाहे तब ले सकते हो कंपोजिशन स्कीम? द आंसर इज नो। हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के 1 दिन पहले, यानी कि अगर मैं बात करूं अप्रैल टू मार्च की, तो जब मार्च एंडिंग होता है तो मार्च एंड में विंडो खुलता है जब आप अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए सिलेक्शन करते हो कि आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए या नहीं चाहिए। ये एक ही बार साल में विंडो खुलता है। जब पहली बार जीएसटी आया था तो ये विंडो साल में 4 बार खुल गया था। अब ऐसा नहीं होता है, अब ये विंडो साल में एक ही बार खुलता है, 31 मार्च तक खुला रहता है, 1 अप्रैल को ये विंडो बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप साल भर कंपोजिशन में रहते हो। सर मैं कंपोजिशन का जो 1.5 करोड़ था वो लिमिट क्रॉस कर गया, मुझे अब क्या करना पड़ेगा साल के बीचों बीच?
डिपार्टमेंट ने सिंपल बोला है आपका टर्नओवर जिस दिन क्रॉस कर गया आप जब चाहो वापस रेगुलर स्कीम में आ सकते हो, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक रेगुलर से वापस कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। अगर आपको वापस आना है, अगर आप एलिजिबल हो तो साल के स्टार्टिंग का वेट करो और साल के मार्च में आप अप्लाई कर दो। अप्लाई कैसे करते हो, आप इंटीमेशन कहते हो डिपार्टमेंट को, उनके वहाँ पे रिक्विजिट फॉर्म से आप फॉर्म में अप्लाई कर दे बता देते हो और अकॉर्डिंगली आपको ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। अच्छा, अब इसका आपका जो एग्जिस्टिंग आईटीसी है उसका क्या होगा, वो आईटीसी ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। देखो पहली बात तो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को आईटीसी नहीं मिलता। एक रेगुलर टैक्स पेयर है तो जो माल परचेज करता है उसका जीएसटी क्लेम करता है आईटीसी की तरह। कंपनी को आईटीसी नहीं मिलता। तो ये कंपोजिशन टू नॉर्मल टैक्स पेयर टू कंपोजिशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आईटीसी का क्या होता है ये एक आने वाला चैप्टर है आईटीसी, वहाँ पे हम लोग इन डेप्थ सीखेंगे। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ, बट ये पॉइंट सीखने वाले हैं। ओके, ये मैंने सिखा दिया, वही डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। ये खुद ही बता रहा है जैसे ही आप सीजिए यानी कि आप सेटिस्फाई नहीं करते कंडीशन तो आपका कंपोजिशन स्कीम से बाहर फेंक दिया जाएगा। सर मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया और फिर भी मैंने खुद से तो बाहर निकला ही नहीं, डिपार्टमेंट खुद देख लेगा। रिटर्न तो भरते हो तुम, टैक्स तो भरोगे हर क्वार्टर में, डिपार्टमेंट को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ तुम तो टर्नओवर क्रॉस कर गए। तो डिपार्टमेंट खुद से भी चाहे तो आपको स्कीम से बाहर फेंक सकता है, एक नोटिस भेज देगा, अच्छा तो स्कीम से बाहर निकल रहा है अभी, ठीक है। ऑब्वियसली वो सब तो आपने सुना ही है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो मिल ही जाता है हर चीज़ में, जिसको हम लोग लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम शिपटी में सीखा था। हाँ, डायरेक्ट एंट्री, द इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच विड्रॉवल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शैल टेक इफेक्ट शैल बी द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन हिज इंटीमेशन। भाई जिस दिन बाहर निकल रहा है वो डेट बताएगा, वो डेट क्या बनेगी, डेट से बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है, तो क्लैरिकल चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट भी फेंक सकता है, खुद भी स्कीम से बाहर निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डिनायल ऑफ ऑप्शन ऑफ टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। देखो आप सब चीज़ कंप्लाई कर रहे हो मगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आप कुछ तो झोल कर रहे हो, डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बना रहे हो, डिपार्टमेंट के साथ मजे ले रहे हो, डिपार्टमेंट को येड़ा बना रहे हो, डिपार्टमेंट का टैक्स चोरी करने के लिए आप इस तरह कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट जब चाहे आपको एक शो कॉज नोटिस भेजेगा और बोलेगा बताओ हम क्यों तुमको स्कीम से बाहर ना निकालें, है ना। शो कॉज नोटिस क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, कारण बताओ नोटिस। बताओ हमें हमारे प्रिय सप्लायर क्यों हम तुम्हें इससे लात मार के बाहर ना निकालें स्कीम से, ठीक है। इन शॉर्ट सिंपल SCN भेजेंगे और उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। और अगर डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता तो तुमको स्कीम से बाहर निकाल सकता है, तो डिपार्टमेंट को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। ऑल्दो काफ़ी केसेस हुए हैं जहाँ पर डिपार्टमेंट ने गलती भी की है और SSC ने, सप्लायर ने केसेस भी दर्ज किए डिपार्टमेंट के खिलाफ और जीत भी गए हैं, ठीक है। तो हियर कम्स योर एडवोकेट्स इनटू पिक्चर एंड दे डू द नीडफुल। ओके, composition scheme to be adopted uniformly by all the registered persons having the same PAN। अरे भाई बहुत सिंपल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी महाराष्ट्र के ऑफिस में कंपोजिशन स्कीम ले लिया, गुजरात में नॉर्मल स्कीम ले लिया, राजस्थान में ऐसा नहीं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो पूरे देश में आपका जितना रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी कि आपका जितना भी रजिस्टर्ड ऑफिस है एक पैन नंबर पे, वो सभी पे आपको स्कीम लेनी पड़ेगी। अगर आपका एक भी स्टेट का टर्नओवर या आपका एक भी स्टेट के कोई भी सप्लाई अगर स्कीम से एलिजिबल नहीं रहती या स्कीम से हो जाती इनएलिजिबल, तो आपकी सारी ब्रांचेस अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्कीम से बाहर हो जाएगी। अब कुछ लोग पूछते हैं सर हमने डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं तो हम तो ये ऐसा सब नहीं होता है। पकड़े गए तो चोर है, नहीं पकड़े गए तो साहूकार है तुम लोग। लेकिन जब पकड़े जाओगे तो डिपार्टमेंट साथ में लव लेटर भेजेगा अच्छा खासा। और अभी तो ऑन सीरियस नोट काफ़ी सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो गई ERP के साथ में, तो तुम स्मार्ट हो तो सिस्टम ज़्यादा स्मार्ट है।
क्योंकि अपन डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग टैक्स नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम वाले, क्रेडिट चेन में एंटर नहीं हो सकते, हम ना आईटीसी ले सकते हैं ना आईटीसी पास ऑन कर सकते हैं। ये मैंने क्या लाइन बोल दी, आईटीसी में समझ में आ जाएगी। पेनल्टी इम्पोज कर देंगे अगर उनको मालूम पड़ता है कि तुमने गलत तरीके से धोखा करके डिपार्टमेंट के साथ में स्कीम लिया है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल कंपोजिशन स्कीम। अब क्या करना ना, व्हाट वुड आई सजेस्ट, जब भी आप इस चैप्टर को स्पेसिफिकली कंपोजिशन को अगर आप रिवाइज करना चाहते हो ना, तो पहले इस पार्ट में आना जो कि रिवीजन वाला पार्ट है। रिवीजन वाले पार्ट में आके पहले इस पार्ट को एक बार अपने हिसाब से रीड कर लेना, जो जो मैंने कहा ना वो सब चीज़ें आपको याद आएंगी। और इस पार्ट पे आने के बाद में जब पूरा एक बार समरी माइंड में घुस जाएगा कि हाँ इस तरीके से काम होता है, ये देखो यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ पॉसिबल था मैंने वहाँ चीज़ें नोट कर ली है आप लोग के लिए। और किसी को अगर ये फाइल चाहिए तो अगेन नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, इंस्टाग्राम डिटेल्स होगा, वहाँ पे डाल देना, आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो। बाकी अगर आप खुद लिख सकते हो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, एक बार आप इसको देख लो एंड उसके बाद ही ऊपर जाके चीज़ों को रीड करना। और उसके बाद आपके पास जो भी कोई और समरी है, किसी भी ऑथर की बुक है, सारी बुक्स अच्छी हैं, बट याद रहे समरी पे डिपेंडेंट तब होना है जब फुल फ्लेश डॉक्यूमेंट पढ़ चुके हो। इस बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जो होने वाला है 1-2 दिन में। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे, सी यू सून। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।